अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है जुनून तेरे इश्क का, बाय कायनात एजाज। सेकंड लास्ट एपिसोड। असफरा ने सारे रास्ते अरहम से बात नहीं की, जबकि वो इसे बताता रहा कि बॉस के सामने कैसी बात करनी है और क्या बोलना है, मगर वो सुनकर भी इसे इग्नोर करती रही, जैसे कि बॉस की आंखों में देखकर बात करनी है। जब वो बोले तो उसकी बात को नहीं काटना, उसको घूरना नहीं है, अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करनी है वगैरह। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने घबराना नहीं है और असपर अच्छे से बात करना। गाड़ी से निकलकर अरहम ने उसे समझाना, मगर वो बगैर जवाब दिए अंदर की जानिब बढ़ गई, जहाँ आज खामोशी थी। आज फाइटिंग क्लब लोगों के लिए बंद है, वो उसके बराबर चलता हुआ बताने लगा। जल्द ही वो दोनों अरहम के ऑफिस के सामने मौजूद थे। अरहम ने आगे बढ़कर ऑफिस का दरवाज़ा खोला और अस्परा को अंदर जाने का इशारा किया, तो वो अंदर की जानिब बढ़ गई, जहाँ उसकी नज़र विक्टर, रिकर्ड, जैन, अली, अहमद, तहमीना, ज़बीर और भी कई आदमियों से टकराई जिन्हें वो नहीं जानती थी। जैन ने उसे वहां देखकर स्माइल पास की, तो इसने भी इसे स्माइल लुटाई। अरम ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा, मगर अस्परा ने उसके हाथ पर थप्पड़ मार के पीछे किया, जिस पर उसकी आंखें गुस्से से डार्क हुई, मगर वो उसकी आंखों में देखते हुए खुद को नॉर्मल करने लगा। कमरे में इस कदर खामोशी थी कि सब ने इस थप्पड़ की आवाज़ आसानी सुनी थी। शी इज़ द वन बॉस। ज़बीर के कहने पर अस्परा ने अरहम से नज़रें हटाकर सामने देखा, जहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसकी उम्र 50 के करीब थी। इसने ब्लैक रंग का सूट पहना हुआ था जिसके बाल सुनहरी थे और उसके होठों में सिगार मौजूद था, जबकि इसकी आंखें अस्परा के चेहरे का तवाइफ कर रही थी। इसे घबराते हुए जल्दी से अरहम का हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिस पर वो इसे घूरता आगे बढ़ गया, जबकि वो नज़रअंदाज करती उसके हाथ पर अपनी पकड़ मज़ीद सख्त कर गई। रज़ा बर्नेडो की नज़र उनके जुड़े हाथों से होकर इन दोनों के चेहरे पर पड़ी। बॉस, ये अस्परा अब्दुल जब्बार है, अरम ने सपाट लहजे में कहा, तो वो झटके से मुड़कर उसका चेहरा देखने लगी, जिसकी आंखें बॉस पर मरकूज थी। अस्परा बहुत प्यारा नाम है, फाइनली तुमसे मिलकर खुशी हुई, रज़ा बरेंडो ने उसके सामने हाथ फैलाते हुए कहा, जो वो कुछ हिचकिचाहट के बाद थाम गई। खैर, इस अब सब अपनी सीटों पर बैठ जाओ। रज़ा ने अस्परा का हाथ आज़ाद करके सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो अरहम अस्परा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है अपने बेटों से। रज़ा ने कमरे में मौजूद आदमियों की जानिब इशारा करते हुए अस्परा को कहा। अहमद कहता है तुम सैंडविच बहुत मज़े की बनाती हो। वेरी नाइस, रज़ा मुस्कुराते हुए बोला, तो अस्परा को इसकी मुस्कुराहट सच्ची लगी। अली कहता है तुम इसकी बहन हो, जो वो हमेशा से चाहता था। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा, वह हंसने लगा। जैन सेट यू आर हम्बल, जीनियस, स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग वी आर नॉट। अरसल कहता है तुम बहुत स्वीट हो। रोमेरो की नज़र में तुम बहुत अच्छी स्नोकर खेलती हो, और विक्टर, खैर इसे लगता है तुम हमारी दुनिया के लिए नहीं बनी हो, क्योंकि तुम में मासूमियत है। वो कह कहा लगाते हुए बोला, तो इसका पूरा वजूद खौफ से कपकपाया। अरम ने जल्दी से अस्परा का हाथ टेबल के नीचे से पकड़कर अपने हाथ से सहलाया। मैंने अपने आप बेटों को बदलाव देखा है। तहमीना और शेजाद 2 पल के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरे बेटे नहीं। मैंने इनको इस तरह बड़ा नहीं किया, लेकिन सब में इस वक्त तब्दीली आई है, यहाँ तक कि ज़बीर में भी। हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई है। जानती हो क्यों? रज़ा बेरेंडो का सीधा इशारा उसकी जानिब था, जिस पर वो खामोश रही। अरम ने उसके हाथ को हल्का सा दबा दिया। नहीं सर, अस्परा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, क्योंकि मेरे सबसे चहीते, लाडले और वफादार इंसान ने एक औरत को जंग में लाने का फैसला किया है। इसे अरम की जानिब देखते हुए कहा, और इसके चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी। अरम मेरा शेर है अस्परा, मेरा शेर। और तुम जानती हो, शेर जहाँ भी जाए इसका असल घर जंगल ही होता है। इसकी जितनी भी ख्वाहिश हो दूसरे जानवरों के साथ मोहब्बत से रहने की, लेकिन वो नहीं रह सकता, क्योंकि इन्हें कत्ल किए बगैर उसका गुजारा नहीं। जिस पर अस्परा ने अपनी आंखें हटाकर अरम के चेहरे को देखा। ये उसकी पहली गलती थी। कुछ पल खामोशी के बाद रज़ा बेरेंडो वापस से बोला, इसने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसका नुकसान मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है। तुम्हारी वजह से अपने तमाम बिजनेस खो चुका हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने अपने तमाम बिजनेस खो चुका हूँ, सिवाय इस फाइटिंग क्लब और डायमंड बिजनेस के। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम सबको जान चुकी हो, और इस पल
मैं तुम्हारी फैमिली को जिंदा रहने की इजाज़त भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोग भी इतना जानते हैं जितना तुम जानती हो। ये सब तब खत्म हो सकता है अगर मैं इन सबको ही मरवा दूंगा। नहीं, ये इकलौता रास्ता नहीं है। अस्परा ने इसकी बात काटते हुए कहा तो अरहम ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। यहाँ इसने दूसरी गलती की थी। रजा बेरेंडो ने शोला बरसाती नज़रों से उसकी जानिब देखा। जो भी कर रहे थे वो सिर्फ मेरे लिए कर रहे थे। अब इन सब का इससे कोई लेना देना नहीं। वह मजबूत लहजे में बिगे डरे बोली, आलिया ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो हम सबको ख़त्म कर सके। इसके इरादे कुछ और हैं। रजा बेरेंडो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आलिया मुमानी ये सब दानिश की वजह से करी है, क्योंकि अरहम ने उसकी टांग तोड़ दी। बाकी वो एक छोटे से टाउन की मामूली सी वकील है। वो तो अरहम के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं होगी। इसीलिए प्लीज़ इस सब में मुमानी को मत घसीटे। अस्परा ने अल्फाज पर बेरेंडो अरहम की जानिब देखते हुए सिगार पीने लगा। तुमने इसे अभी तक ये नहीं बताया ना? वह अरहम से पूछने लगा। नहीं बॉस। इसके बताने पर इसका बॉस हंसने लगा। नॉर्मल वकील। बेरेंडो ने अस्परा की तरफ आईब्रो झुकाया। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। वो लोग या हम सब, और मुझे अपने लोग अजीज ज़्यादा है। एक कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वो सुकून से बोलकर सीट से पुश्त लगा गया। मैं इनसे बात कर सकती हूँ। विक्टर, तुमने सही कहा था, ये हमारी दुनिया के लिए नहीं बनी। इसने विक्टर की जानिब देखते हुए कहा, जिसने अस्परा की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। मैं अपनी फैमिली और दोस्तों को नहीं खो सकती। वो बरेंडो को घूरते हुए बोली, जिस पर वो डार्क आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। ये इसकी तीसरी गलती थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे, वो दो टूक लहजे में बोला। मेरे आदमी तैयार है जो कल लाहौर जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर सकती। परसों तक वो सब खत्म करके वापस आ जाएंगे और मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल जाएगा जो मैंने खोया है। उसके बाद अस्परा ने नम आंखों से अरहम की जानिब देखा, जो सपाट चेहरे के साथ बॉस की तरफ देख रहा था। तुम इन्हें कुछ भी नहीं होने दोगे, ठीक कह रही हो ना? वो बोलकर शिद्दत से उसके जवाब का इंतजार करने लगी, मगर वो मुंह बंद रखे वहां बैठा रहा। ओह, मैं बताना भूल गया, अरहम भी साथ आ रहा है। जबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, वो नहीं जाएगा। वो गुस्से से चिल्लाई। वो नहीं जा रहा, और ना ही तुम लोगों में से कोई कल पाकिस्तान जाएगा। समझ आया? इसे लजरते वजूद के साथ कहा, जबकि इसकी आंखें भीगने लगी। मेरा फैसला फाइनल है। बेरेंडो तहमिल से बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो तुम्हें ख़त्म करे या नहीं, लेकिन मेरे घर लोगों को कुछ नहीं होगा। वो चीखते हुए बोली। अस्परा, अरहम ने इसे वार्न किया, मगर आदमी चलकर अस्परा की जानिब बढ़ने लगे, क्योंकि इसने इनकी बॉस की तौहीन की थी। अरहम जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। अगर इससे किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं यहाँ इस कदर लाशें बिछाऊंगा कि तुम लोगों की सोच है। वो शेर की धाड़ा जिस पर सबके वजूद अपनी जगह पर थमे। अरहम, उसकी वजह से पहले इतना नुकसान हो चुका है, इसके बावजूद तुम इस तरह पेश आ रहे हो। बेरेंडो तपे हुए लहजे में बोला। बॉस, मैंने हर वो चीज़ की जो मैं कर सकता था। वो अस्परा को अपने पीछे खड़े करते हुए आम से लहजे में बोला। तुम इसकी वजह से इन लोगों से नरमी से पेश आते रहे हो। जिस अरहम को मैं जानता हूँ वो कब का सबको ख़त्म करके ये मामला समेट चुका होता। वह गुस्से से चिल्लाए। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने बड़ा किया बॉस। नहीं अरहम, एक लफ्ज़ और नहीं। बॉस, ये सब अरहम की गलती नहीं है। हम सब भी बराबर के हिस्सेदार हैं। जैन ने आगे आकर बोला। जी बॉस, हमने हर मुमकिन कोशिश की जो हमसे हो सकती थी। अली जल्दी से बोला। तो फिर कहाँ है तुम लोगों की मेहनत का रंग? क्यों हर चीज़ हमारे हाथों से फिसलती जा रही है? शीज़ा किधर है? वो जिंदा भी है या? सर, वो जिंदा है, जबीर ने नरमी से कहा। मैं अपनी बीवी को वापस लाऊंगा हर सूरत, और इसके टाउन को जल कर भस्म कर होना होगा। जबीर अस्परा की जानिब इशारा करके कमरे से निकल गया। बॉस, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर यकीन करें। अरहम के कहने पर बॉस ने हाँ में सर हिलाया और फिर सब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल गए। आई एम सॉरी अस्परा, जैन ने नरमी से कहा, जबकि वो नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। तभी अरहम ऑफिस में वापस आया। तुम दोनों को कुछ बात करनी चाहिए, मैं जाता हूँ। जैन ने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मुझे इस आदमी के पास छोड़कर मत जाओ। वो खुद को संभाल कर अरहम की तरफ देखते हुए बोली। अरहम, तुमने मेरे लिए एक दफ़ा भी इस मिशन से हटने के लिए इनकार क्यों नहीं किया? वो बेबसी से इससे पूछने लगी। मुझे बताओ, तुम क्यों मुंह बंद करके बैठे रहे? वो दांत पीसते हुए बोली। तुमने सारे रूल्स तोड़ दिए जो मैंने तुम्हें कहा था बॉस के सामने फॉलो करने के लिए। अस्परा, अगर मैं तुम्हारी तरफ नहीं होता, अब तक इसकी ब्लड क्या लिखा है पता नहीं, बल्ट तुम्हारे सर पे गुजर जाती।
बुलेट होना चाहिए था। वो कोल्ड आंखों से उसे घूरते हुए बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बॉस और उसके बिजनेस से, लेकिन मुझे पड़ता है, परवाह है मुझे इसकी। उसने मुझे खिला पिलाकर इस काबिल बनाया, मैं इसकी पीठ पर छुरा नहीं घोंप सकता। वो मेरी फैमिली है जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी फैमिली है। जैन इसे होटल लेकर जाओ, मैं इसको भी अभी हैंडल नहीं कर सकता। वो फाइनल लहजे में बोला, अरम तुम ऐसे क्यों हो? मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है यार, मत किया करो ऐसे। वो इसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली, मगर वो अपने कदम पीछे ले गया। अरम, अस्परा प्लीज़ जाओ, मैं ये मिशन मुकम्मल करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आऊँगा तुम्हारे पास जब सब खत्म हो जाएगा। वो इसे वहीं छोड़कर चला गया, जबकि वो बेयकीनी से नम आंखों से उसको जाता देखते रह गई। या खुदा, क्या करूं? एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ फैमिली, दोनों की बेकैरी में मर जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी का कुल आसना है ये दोनों। मैं किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकती। कल के बाद मेरी सारी दुनिया बदल जाएगी। अगर अरहम ने मेरी फैमिली को कत्ल कर दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाकर यहाँ वहाँ चलने लगी। मैं किसी को नहीं खो सकती, मुझ में ताकत ही नहीं है। अरहम प्लीज़ कुछ मत करना, मुझे इश्क है तुमसे। अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम अपने हाथों से मेरी जान भी ले लोगे। मैं तुम्हें अपने माँ बाप का कातिल बनने तक नहीं देख सकती। इसे पता भी नहीं चला कब वो सोचते हुए छत के किनारों के करीब चलने लगी। आई लव यू डैम इट, वो नम आंखों से खुद से बड़बड़ाने लगी। अस्परा, जैन ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर किनारे से दूर किया। तुम्हारा दिमाग सेट है? कब से हम तुम्हें बुला रहे, सुन क्यों नहीं रही हो? अगर तुम गिर जाती तो? अली भीगे लहजे में इसके सीने से लगाते हुए बोला। इन दोनों ने कैमरे के जरिए अस्परा को छत पर देखा और फिर किनारों पर घूमते हुए तो इन दोनों की उसके गिरने के ख्याल से ही जान निकल गई। पहले तो वो नासमझी से इन दोनों को देखती रही, मगर जब इन दोनों की परेशानी समझ आई तो नम आंखों से मुस्कुराने लगी। मैं ठीक हूँ, वो अली की जानिब देखते हुए बोली, जो नम आंखों से उसे ही देख रहा था। ऐसे क्यों कर रही हो? खुदकुशी इस्लाम में हराम है। जैन ने भी तकलीफ से बोला। यार खुदकुशी नहीं कर रही थी, परेशान थी, समझ नहीं आया कब यहाँ से पहुँच गई। वो अली से दूर होकर इन दोनों की जानिब देखते हुए बोली, वैसे तुम लोगों को मिशन पर नहीं जाना? वो मुश्किल से बोली पाई। इस ख्याल से ही उसे वापस से रोना आने लगा। हम सोच रहे हैं तुम्हें भी साथ लेकर चलें, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्यों? वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, शायद तुम जाओ तो कुछ बदल जाए, क्योंकि शेर को रोकने की ताकत शेरनी रखती है। जैन ने शरारत से कहा तो वो भी हंस दी। कितनी उलझन है, मैं पहले भी लोगों को इंतहाई बेरहमी से मारता आया हूँ। आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग और दिल दोनों ही इस मिशन पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? ये भटक भटक कर उसी के पास वापस क्यों चले जाते हैं? किस बेबसी में डाल रही हो तुम मुझे अस्परा? वो सिगरेट सुलगाते हुए विंडो से बाहर उड़ते बादलों की जानिब देखते हुए खुद से बड़बड़ाया। ये मिशन ज़रूरी है, अगर ये कामयाब हो गया तो हम सब महफूज हो जाएंगे। अगर मैं ये अस्परा के लिए छोड़ दूँ तो मेरी वजह से सबकी जान जा सकती है। मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा रास्ता पकड़ूँ? दिल तो कर रहा है इस दुनिया को छोड़कर अस्परा तुम्हारे आंचल में आकर छुप जाऊँ, तो मैं खुद में समेट लूँ। तुम्हें यकीन दिलाऊँ मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन चीज़ें मेरे हाथ से फिसलती जा रही हैं। अगर कल ये मिशन कामयाब हो जाता है तो मैं तुम्हें हार दूंगा, खो दूंगा तुम्हें। तुम टूट जाओगे अस्परा, और मेरा नहीं ख्याल मैं ज़िंदगी में वापस से कभी तुम्हें जोड़ पाऊंगा। कल जीत कर भी मेरी हर तरह से हार होगी। वो सुर्ख होती आंखों से सिगरेट की कश लेता हुआ बेबसी से बोला। अरहम, अहमद के पुकारने पर वो होश में आया और पीछे पलटकर सबकी जानिब देखा। मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ मगर तुम सुन ही नहीं रहे हो। तुम ठीक हो? अहमद ने परेशानी से उससे पूछा, क्योंकि उसकी आंखों में अजीब सी वहशत और उलझन थी। अरम ने लंबा सांस खींचकर सबकी तरफ देखा, जो परेशानी से उसकी तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग जानते थे अस्परा अरहम के लिए किस कदर ज़रूरी है, और जो करने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ठीक हूँ, वो सीट से पुष्टि लगाते हुए बोला। बॉस आपका आना ज़रूरी नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो मत चाहिए ना, इसके एक आदमी डियो ने बोला। हाँ बॉस, आपको ऐसे ही दुखी देखकर बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो, एक दूसरे आदमी फ्रैंक होने वाला बोला, जिस पर अरहम ने मुस्कुराने लगा। मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूँ सर, मेरी भी वाइफ है। जब मैं मिशन पर आया तो वो भी बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो ये भी जानती है कि कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप बहुत अहम हैं हमारे लिए, क्योंकि आज ये जो मैं जिंदा हूँ वो भी सिर्फ आपकी वजह से है। कार्लोस ने अपनी तरफ देखते हुए नरमी से कहा उसकी तरफ देखते हुए नरमी से कहा। अरहम जानता है उसके आदमियों को इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और उसके लिए जान देने से एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाएंगे, और बदले में वो भी उनकी ज़रूरत ज़िंदगी का भरपूर ख्याल रखता था। तुमने बताया क्यों नहीं?
कब हुई शादी? अरम ने आईब्रो झुकाकर उससे पूछा। सर वो बस 1 माह पहले ही, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, कार्लोस ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बताया। तुम मुझे बता देते यार, मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी जीने देता, इस वक्त तुम यहाँ नहीं होते। वो परेशानी से बोला। क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो जितनी अहम है उतने ही आप भी ज़रूरी हो। मैं कहीं नहीं जा रहा, ये तुम्हारा आखिरी मिशन है, इसके बाद तुम किसी मिशन पर नहीं जाओगे। इसे कहीं दूर ले जाओ और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारो। वो बात ख़त्म करते हुए बोला। नहीं नहीं बॉस, मैं नहीं। ये कैसे? मैं फैसला कर चुका हूँ कार्लोस। वो सांस खींचते हुए बोला। अगर आप नहीं होते तो इसे भी मैं कभी नहीं मिलता। आज जो मैं सांसें ले रहा हूँ आपकी वजह से है। प्लीज़ मेरे साथ ये मत करें, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज़ बॉस। वह नाखों से बाकायदा गिड़गिड़ाने लगा तो सब ने परेशानी से सूरत हाल को देखा। कार्लोस, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रहा, जब दिल करे आकर मुझसे मिलना। मैं बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ। मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो। एक जिम्मेदारी है तुम पर अब, इसलिए नॉर्मल अच्छी लाइफ गुजारो। वो मुस्कुराता हुआ बोला, उसे समझाने लगा। वो भी नम आंखों से हाँ में सर हिलाकर हंस दिया। जैन और अली किधर है? अरम ने तीमिया से पूछा, जो सामने वाली कुर्सी सीट पर बैठी हुई थी। वो दूसरी फ्लाइट से आएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? कीमिया के बताने पर जबीर ने पूछा। क्योंकि इन्हें कुछ वक्त की ज़रूरत है, वो विंडो से बाहर देखते हुए बोली। उसकी बात पर अरहम विंडो से बाहर देखने लगा, क्योंकि वो जानता था जैन और अली दोनों के दिलों में अस्परा के लिए नरम कोना है। जब फ्लाइट लैंड हुई तो वो सब लोग मोट क्लब में रुके। अरम उस बालकनी में आकर खड़ा हो गया, उसी जगह पर जहाँ से इसने अस्परा को पहली बार देखा था। अरम, जैन के पुकारने पर इसने पलट कर पीछे देखा, जहाँ जैन के साथ अली भी मौजूद था। हम कब उसके घर पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं? जैन के अल्फाज पर अरम को लगा किसी ने कुल्हाड़ी जोर से उसके दिल पर मार दी हो। इस वक्त इसके दोनों आंखें खाली लगी, यानी कि अब वो लोग अपना दिल व दिमाग मिशन के लिए तैयार करके आ गए थे। आज रात, इसके बताने पर दोनों बगैर कुछ कहे वापस कमरे की जानिब बढ़ गए। मैं तुम्हारी फैमिली और दोस्तों को ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन संसान और आलिया ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब तक तो इन दोनों को खबर भी मिल चुकी होगी और वो लोग भी हम लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। वो ज़ोर से अपना हाथ रेलिंग पर मारता हुआ बड़बड़ाया। असल खतरा तो ये दोनों है, तुम्हारी फैमिली और दोस्त नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने बॉस को कैसे धोखा दूँ? मेरी वफादारी का क्या? अगर मैं अपने डेविल को अपने अंदर से जगा दूँ तो मैं कुछ लम्हों में ही तुम्हारा ये सारा शहर तबाह करके वापस इटली लौट जाऊं और तुम्हें हमेशा के लिए खुद के पास कैद कर लूं। मगर मैं अब ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। या अल्लाह, मैं बहुत बेबस हूँ इस वक्त, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं दोहराई पे खड़ा हूँ और रास्ता नहीं मिल रहा। वो तकलीफ से आंखें बंद करके खोलता अंदर की जानिब बढ़ गया। शाम का वक्त था, वो सब निकलने के लिए तैयार थे। अरम सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए तो इसके आदमी तैयार हो रहे थे, जबकि जैन एक्स्ट्रा टीम तैयार कर रहा था, अगर कुछ मुश्किल हो जाए तो इन लोगों की मदद कर सके। ओके गाइस, सब तैयार है? जबीर ने अरम को सीढ़ियों से उतरता देखा तो सबकी तवज्जो खींचते हुए बोला, जैसा कि तुम सब लोग जानते हो ये मिशन बहुत ज़रूरी है। अरम नहीं जानता था आज इसके मुंह से अल्फाज निकलते हुए इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। हम जैसे करते आए हैं हमेशा बिल्कुल वैसे ही करना है। हमें बेखौफ होकर ये मिशन मुकम्मल करना है और जब हम लोग वहाँ से निकलें तो हर शख्स की सांसें रुकी हुई होनी चाहिए, कोई एक भी जिंदा ना हो। हमारा जो अहम गोल है वो आलिया और संसान को ख़त्म करना है। अगर वो मर गए तो बाकी सब आसान हो जाएगा। वो सब तैयारी के साथ हम पर हमला करेंगे। इनका मकसद हमें हर सूरत जिंदा पकड़ना है या जान से मारना है। जैसा कि हमारा प्लान है, एक टीम आगे से बाहर रहेगी और बाइक्स भी तैयार रहेंगे। अगर पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेरा तो बाहर मौजूद लोग हमारे हुक्म पर इन लोगों पर वार करेंगे। जैसे ही अंदर सारा मिशन मुकम्मल हो जाए हम सब एयरपोर्ट पर इकट्ठे होंगे। ओके, कोई सवाल? जब किसी ने सवाल नहीं किया तो इसने हाँ में सर हिलाया और वो सब लोग अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गए। मैंने तुम्हें गाड़ी के लिए कहाँ ले जाने के लिए बोला था वॉर्नर? अस्परा के घर की जानिब गाड़ी जाते देख कर अरहम ने अपने ड्राइवर से पूछा। बॉस, लेकिन जबीर सर, वो घबराते हुए जबीर की जानिब देखते हुए बोला। मैंने बोला था पहले यहाँ लाने के लिए। जबीर ने वॉर्नर के अल्फाज ख़त्म करते हुए कहा। लेकिन क्यों? वो दांत पीसते हुए बोला। कोई इशू है अरम इससे? वैसे भी इनको मारना तो है, पहले क्या और बाद में क्या? वो मामूली से अंदाज में बोला। तभी गाड़ी रुकी और वो बाहर निकल गया।
बास्टर्ड ना हो तो। जानता है ये सब कितना मुश्किल है मेरे लिए, फिर भी जानबूझकर कर रहा है। ऐसे करने से क्या शीजा जल्दी से वापस आ जाएगी? इसकी किडनैपिंग में अस्परा का क्या कसूर? वो गुस्से से खुद से कहता गाड़ी से निकल आया। साथ ही उसकी नज़र सामने खड़े जैन अली पर पड़ी, जो घर को तहज्जुद के साथ देखने में मसरूफ थे। सब आदमी अपनी जगह संभाल कर खड़े होकर घेरे में लेने लगे। जब अरहम घर के सामने जाकर खड़ा हुआ तो इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। जबीर ने आगे बढ़कर डोर बेल बजाई और सब दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगे। वो अपने लब बुरी तरह दांतों में कुचलता हुआ खुद से बड़बड़ाया। तभी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। क्रिपल। जैसे ही सामने जबीर ने दानिश को देखा तो वो इसे देखते हुए बोला, जबकि अरहम की आंखें ब्लैंक और कोल्ड हो गई। दानिश सब की तरफ सुकून से देखने लगा। इनकी मौजूदगी ने इसे हैरान नहीं किया था। जबीर उसकी व्हील चेयर को पीछे करके अंदर की जानिब बढ़ गया। घर बहुत खाली सा है, ऐसा महसूस हो रहा था। घर में चीज़ें तो वहाँ मौजूद है, मगर इसमें बसते मकीन नहीं। कहाँ हैं ये लोग? जैन ने आगे बढ़कर दानिश से पूछा, मगर जवाब देने की बजाय वो टेलीफोन की जानिब बढ़ा और नंबर डायल करने लगा। इससे पहले रिंग जाती, जबीर ने इससे फ़ोन खींचकर फर्श पर दे मारा, जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो गया। इसने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। जबीर दांत पीसते हुए बोला, वो यहाँ नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है वो यहाँ नहीं है? अली ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यहाँ कुछ गड़बड़ है, जैसा कि इसे हमें देखकर ना घबराना। यहाँ तक कि जबीर ने इसे कॉल नहीं करने दी, तब भी ये परसुकून। मतलब यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ तो है जो आंखों से ओझल है। अरहम दानिश की तरफ देखते हुए सोचने लगा, वो काफ़ी देर के यहाँ वहाँ मौजूद नहीं है और मैं नहीं जानता वो कहाँ है। दानिश ने नरमी से जवाब दिया, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ काका ओफो ज़ुबान, तुम्हारा यहाँ क्या काम? या फिर तुम हमें अभी भी लगता है अस्परा तुम्हारे पास लौट आएगी? इसे सोचते हुए यहाँ आ गए हो? जबीर गुस्से से चिल्लाया। जबीर, हद में रहो। दोबारा अस्परा का नाम किसी के साथ जोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असहरम से लगते हुए लहजे में वॉर्न करता आगे बढ़ गया और घर को देखने लगा, क्योंकि इसे यहाँ से खतरे की बू आ रही थी। इसने अपना सेल निकाला और अहमद को कॉल मिलाने लगा, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। मगर कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ सर्विस ही नहीं आ रही थी। हमें इस वक्त यहाँ से निकलना है, अरम ने जल्दी से कहा, क्योंकि यहाँ इसे खतरा साफ महसूस हो रहा था। वो अपने आदमियों की मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। इसके हुक्मिया लहजे पर बगैर कोई सवाल के बाकी सब इसके पीछे पीछे दरवाजे की जानिब बढ़ गए। अरम ने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर का नज़ारा देखा, उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए, क्योंकि इसके सारे आदमी जो बाहर थे इस वक्त पुलिस वैन में मौजूद थे और पुलिस उसकी जानिब बंदूक के ताने खड़ी थी। बास्टर्ड ही सेटअप, जबीर जेर लब बड़बड़ाया। अब हमें क्या करना है? जैन ने सुकून से अरहम की जानिब देखते हुए पूछा। वाह, फाइनली हम लोगों की आपस में मुलाकात हो गई। इससे पहले अरहम अपनी बात मुकम्मल करता एक औरत की आवाज़ ने उसकी बात काटते हुए कहा। अरहम ने अपना सर दूसरी जानिब घुमाया, जहाँ एक 40 साल औरत सनसान के साथ बगैर किसी खौफ के खड़ी थी। आलिया, नाम तो सुना ही होगा। वो अपने नाम पर जोर देते हुए बोली, ओ क्रिपल की मम्मा। जबीर ने आंखें घुमाते हुए कहा और जल्दी से उसकी आंखों में गुस्सा औंध आया। इस वजह से तुम इतनी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे थे? जैन ने पलट कर दानिश को देखते हुए पूछा। ममाज बॉय, जबीर ने तंजिया कहा। इस दफ़ा अरहम तुम जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। सनसान ने जैन और जबीर को इग्नोर करके अरहम की जानिब देखते हुए बोला, ओह बस करो, मैं थक गया हूँ बार बार तुम्हारे मुंह से ये जुमला सुनकर। हम लोग तुम्हारे हाथों की उंगलियों से रेत की तरह फिसल कर यहाँ से निकल जाएंगे। जबीर सनसान को घूरता हुआ बोला, इस दफ़ा नहीं। आलिया ने अरहम को देखते हुए कहा। अरहम कोल्ड आंखों से उसकी जानिब देखने लगा, क्योंकि सब मुसाइब की असल जड़ तो वही थी। तुम जा सकते हो अब बेटा, आलिया ने दानिश को कहा तो वो बगैर कुछ बोले वहाँ से निकल गया। तुम लोग हमें इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते, हरगिज नहीं। जबीर गुस्से से लाल पीले होते हुए चिल्लाया, जबकि सनसान अपने चेहरे पर मौजूद निशान पर हाथ फेरने लगा, जो अरहम की वजह से इसके चेहरे पे मौजूद थे। अच्छा अरेंज किया है तुमने सनसान, अरहम ने सामने का मंजर इंजॉय करते हुए कहा। यही चीज़ तुम्हें सबसे अलग बनाती है अरहम। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम सुकून से हो। तुम्हारे चेहरे पर डर, घबराहट या खौफ जैसी कोई चीज़ नहीं। सनसान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बातें करना बंद करो सनसान, और जो करने आए हो वो ख़त्म करो। मुझे डर है ये मौका भी तुम दोबारा खो दोगे, अली ने लुत्फ लेते हुए कहा। सनसान ने अपनी पिस्तौल उठाई और अरहम का निशाना लिया। वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा, क्योंकि मौत से इसे डर महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो ऐसी चीज़
जिसके दरवाजे पर वो रोज़ाना खुद दस्तक देकर आता था। बस इस वक्त एक हल्की सी कमी इसके वजूद में थी। काश यहाँ आने से पहले इसने अस्परा को अपने सीने से लगाया होता। इस वक्त इसे मौत का खौफ नहीं था, बल्कि यूं अचानक से अस्परा से बिछड़ जाने की तकलीफ थी कि दोबारा वो इसे देख नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा, अपने सीने से फिर कभी नहीं लगा पाएगा। मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रही हूँ। तुम जैसे लोग जिंदा रहने के काबिल नहीं, तुम्हें मरना होगा अरहम, आलिया ने सिलकते लहजे में कहा। अपने गिराबान में झांक कर देखो और फिर बात करो। तुम्हारी खुद की औकात क्या है? अली गुस्से से धाड़ा। आह स्वीट हार्ट, मुझे मारने के लिए भी तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है, क्योंकि मौत भी मुझसे इजाज़त लेकर आएगी। अरम सुकून से उसकी आंख मारते हुए बोला, जो सुर्ख होती आंखों से अली को दिख रही थी। इस पर गोली चलाओ संसान। आलिया ने अरम की जानिब शिद्दत भरी नज़रों से देखते हुए संसान को बोला। और तुमने सुना तुम्हारी मालकिन ने क्या कहा? चलो चलाओ मुझ पर गोली। अरम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, किल हिम संसान। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? शुरू से हमें बस इसी पल का इंतज़ार था। आलिया ने उसे उसका उकसाया। राइट, तुम दोनों ने बहुत अच्छी चाल चली। मारो मुझे और किस्सा ख़त्म करो, अरम ने कहकर मजीद कदम संसान की जानिब बढ़ाए। चला कर तो दिखाओ, तुम्हारी भूल है, फिर तुम खुद जिंदा लौटोगे। सभी ने दांत पीसते हुए कहा, चलाओ गोली, चलाओ, क्यों नहीं रहे हो? डैमिट, चलाओ गोली, अब ख़त्म कर दो मुझे। अरम का दिमाग ही घूम गया था, इसलिए वो तपे हुए लहजे में बोला। वो हर गुजरते सेकंड के साथ इन लोगों से लड़ना चाहता था ताकि सबको मारकर यहाँ से वापस जा ले जाए, मगर यहाँ एक चेहरा इसे दिमाग में अटक कर रह गया था, जैसे वो आगे पीछे नहीं कर पा रहा था। किल हिम संसान। अलियास गुस्से से गर्राई तो संसान ने ट्रैगर पर अपना हाथ रख दिया, जिसका निशाना अरम के सर का था। अस्परा, आई लव यू बेबी, इसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा। जब इसे अपने अल्फाज का एहसास हुआ तो इसकी आंखें झटके से खुल गई, क्योंकि वो इसका जुनून थी और ये इश्क। वो धड़कते दिल के साथ ट्रिगर पर रखी संसान की उंगली को देखने लगा। नहीं, इससे पहले संसान गोली चलाता अस्परा की पुकार इनके कानों से टकराई। अरम ने घूम कर उसकी जानिब देखा, जो भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी, मगर इससे पहले वो पहुंचती आलिया ने इसे बाजू से पकड़ लिया। अरम ने जल्दी से जैन और अली की जानिब देखा, जो इससे आंखें चुरा रहे थे। अस्परा, तुम यहाँ क्या कर रही हो स्वीटी? आलिया ने मोहब्बत से पूछा। मुमानी, तुम्हें अभी यहाँ से वापस जाना होगा, आलिया ने उसके अल्फाज काटते हुए कहा और उसे बाजू से पकड़कर दूर ले जाने लगी, मगर वो अपना आप छुड़ाकर अरम की जानिब भागी, जिसने बगैर देर किए आगे बढ़कर इसे कमर से पकड़कर खुद के सीने से लगाया। जैसे इसने इसे अपने गले से लगाया, सारी टेंशन सुकून में बदल गई। आई लेफ्ट यू वंस, आई एम नॉट रेडी टू लीव यू अगेन। वो इसके गिर्द अपने हसार तंग करके शिद्दत से रोते हुए बोली, मेरी तरफ देखो। अरम ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से मेरी जान। उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। वो सरगोशी नुमा बोली, जबकि आंसू मुसलसल उसके गाल चूमने लगे, जिन्हें अरम ने अपने अंगूठे की मदद से साफ किया। ऑफिसर, वो संसान की जानिब मुड़ी। प्लीज़, आई बेग यू। अरम की पकड़ इसकी कमर पर सख्त हो गई, क्योंकि इसे इसके अल्फाज पसंद नहीं आए थे। अस्परा, ये अच्छा आदमी नहीं है, संसान ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज़, मैं इसे नहीं खो सकती। अरम की उंगलियाँ उसके कमर में पेवस्त होने लगी। ये एक क्रिमिनल है, अगर मैं इसे ख़त्म कर दूंगा तो कल सारा माफिया ख़त्म हो जाएगा। इसके सर पर सब माफिया चल रहा है। एक इंसान की मौत इतनी फ़ायदेमंद है, मैं कैसे जानू दूँ उसे? वो अरम की जानिब देखते हुए बोला। अस्परा, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, आलिया ने बेताबी से कहा। मुमानी, सॉरी, इसने जो आपके बेटे के साथ किया, लेकिन ये सिर्फ मेरी बेटे की बात नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? आलिया चिढ़ते हुए चिल्लाई। सब हैरत से आलिया की जानिब देखने लगी, सिवाय अरहम लोगों के। तुम बड़ी बेवकूफ़ हो अस्परा, आलिया दांत पीसते हुए बोली। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है? तुम वजह हो इस सब के पीछे, वो कह कहा लगाते हुए बोली। आप क्या बोल रही हो मुमानी? अस्परा नासमझी से इसकी जानिब देखने लगी। तुम नहीं समझोगी, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अपना दिमाग चलाओ और सोचो, क्यों एक छोटे से टाउन का चेयरमैन उस शख्स की रकम मांगेगा? आलिया ने अरहम की जानिब उंगली उठाई। अरहम दुनिया का सबसे पावरफुल और बेरहम इंसान है। दी अल्बेनियन गैंग, दी माला डेल ब्रेंडा साकिलिंग गैंग, दी रशिया माफिया, दी थाई माफिया, तकरीबन दुनिया के सारी गैंग इसकी गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। सब के सब इसके कंट्रोल में हैं। अगर ये मर जाता है तो समझो इसका बॉस मर गया। जब इन दोनों के सर कलम हो गए, समझो सारी
सारा माफिया खत्म। अस्परा शौक से इसकी तरफ देखने लगी। आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे? वो सदमे से पूछने लगी। तुम्हारे मुल्क के लोग अच्छाई का मखोटा पहनकर माफिया में मलबूस हो जाते हैं। दुनिया की नज़र में ये महान लोग हैं, जबकि दिल इनके काले हैं। जबीर से लगते हुए लहजे में बोला, अपनी जबान बंद रखो, हम तुम्हारी तरह लोगों की जानें नहीं लेते। आलिया शोला बरसाती नज़रों से गराई तो अस्परा सदमे से उसकी तरफ देखने लगी। मतलब मुमानी? उसके अल्फाज लड़खड़ाए। 2 साल पहले चेयरमैन की मदद से मैंने केस लड़ने इटली गई, लेकिन उनका मुझे वहाँ भेजने का मकसद अरहम के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना था। जिस केस के सिलसिले में मैं गई थी वो बहुत मामूली से था, मगर मैं वहाँ रही तो अरहम के बारे में सब जान गई। वो क्या करता है, इसका माफिया कितना गहरा ताल्लुक है और इसका सब ममालिक में कितना राज है, जिसकी वजह से इसका पाकिस्तान में भी आना जाना है। मैंने चेयरमैन का माफिया में होने का फ़ायदा उठाया और अरहम के बारे में सारे सबूत इकट्ठे करके संसान को दिए। फिर हम दोनों ने एक टीम तैयार की और अरहम जब बैंकॉक में था इसके खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें वो मर गया। लेकिन जब तुमने बताया वो जिंदा है तो संसान ने फौरी मुझे कॉल की, लेकिन यकीन ही नहीं आया। पता तो तब चला जब दानिश को खून में भीगे हुए अपने कमरे में सामने पाया। अरहम ने अस्परा की जानिब देखा जो बेयकीनी से सब सुन रही थी। इसका दिल किया इसे वो यहाँ से कहीं दूर लेकर जाकर खुद में छुपा ले, खास करके इस औरत से। मैं छुपकर वापस से अरहम के खिलाफ काम करने लगी। तभी मायशा और चेयरमैन का वापस से मेरे जहन में ख्याल आया तो मैंने इसे ब्लैकमेल किया कि इस केस में हमारी मदद करे, वरना मैं उसके बारे में मीडिया को बता दूंगी कि वो माफिया में मबलूस है और इसका ताल्लुक डायमंड बिजनेस से है, जिसका असर इस पर अच्छा खासा हुआ और इसने बदसात खुद अरहम को मारने की कोशिश की। मगर जब वो कामयाब ना हो सका तो उसने अपनी बेटी को इन लोगों के दरमियान में भेजा ताकि इसके सारे बिजनेस तबाह कर सके। मगर इन दोनों जाहिलों से कुछ भी ना हुआ, उल्टा दोनों मर गए। फिर मैंने तुम्हारी मोहब्बत जो मेरी बेटे के लिए थी उसको इस्तेमाल किया। मैंने ज़बरदस्ती दानिश को तुम्हारे पीछे भेजा ताकि तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि मुझे यकीन था अरहम तुम्हारे लिए यहाँ ज़रूर आएगा। लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम हमें बताने बगैर खुद ही इसके पास चली आ गई। फिर भी मैंने तुम्हें भी अपने जहन से निकाल दिया। मेरी तरफ से तुम जियो मरो मेरी बला से, मुझे कोई परवाह नहीं। और फिर मैंने नया प्लान बनाया और देखो ये यहाँ मौजूद है मेरी आंखों के सामने। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के बोली। अस्परा ने अरहम के सीने में अपना चेहरा छुपाया और बेबसी से रोने लगी। मुझे लगा था तुम ये सब दानिश के लिए कर रही हो, वो रोते हुए बोली। मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ, वो सपाट लहजे में बोली। तुम अस्परा नम आंखों से अरहम की जानिब देखने लगी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अरहम ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए प्यार से कहा, जिस पर अस्परा ने सांस खींचा और अपना सर वापस से अरहम के सीने से लगा दिया तो उसके सर पर थोड़ी रख कर इसके गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त कर गया, क्योंकि इस वक्त वो परसुकून था। आसपास खड़े लोगों की इसे कोई परवाह नहीं थी। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? वह अरहम से पूछने लगी। मैं तुम्हें पहले ही बहुत हर्ट कर चुका था, मजीद नहीं करना चाहता था। उसके बाल सहलाते नरमी से बोला, तुम यहाँ मेरे पेरेंट्स को मारने आए हो? क्या इसमें हट नहीं होती? वो इसे घुरते हुए बोली। अगर मैं इस औरत तक पहुंचने में नाकाम होता तब मैं तुम्हारे माँ बाप को मारता, वरना नहीं। और देखो जैसे चाहता था वैसे ही हो गया। वो सच्चाई का मुजाहरा करते हुए बोला, मोमानी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा आप शुरू से इस सब के पीछे थी। ये लोग तो फिर भी अच्छे हैं, जो भी है सामने हैं, आपकी तरह दोगले नहीं है। आप इन लोगों से बदतर हैं, अच्छाई के लिबास में बुराई से भरी पड़ी है। ये माफिया में ही दुनिया जानती है, लेकिन आप भी मबलूस हैं, ये कोई नहीं जानता। वो सिलकते हुए लहजे में बोली, तमीज़ में रहो अस्परा। ठीक है गैर कानूनी काम किए हैं मैंने, मगर किसी की जान नहीं ली। वो इसे गुस्से से देखते हुए बोली, किसी की जान नहीं ली? सीरियसली? आपकी वजह से चेयरमैन और उसकी बेटी की मौत हो गई। आपने इन्हें अपने फ़ायदे के लिए अंदर घसीटा और वो लोग मर गए। मैं इस सब का जिम्मेदार खुद को समझती थी, लेकिन असल कातिल तो आप हैं। आपने अपनी मर्जी खुद गर्जी के लिए इन्हें मार दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, इसे भी दरमियान में घसीटा। और सबसे बुरा तो ये वो मान गया। मुझे लगा वो सच में मेरे लिए वहाँ आया है मुझे बचाने, लेकिन नहीं, वो तो एक मोहरा था आपकी खेल का। आपने सब लोगों का इस्तेमाल किया, मुझे इस्तेमाल किया, दानिश को किया, मायशा को किया, चेयरमैन को किया। ओह गॉड मुमानी, वह हमसे अपना आप छुड़ा कर चिल्लाई। हाँ तो इस सब में क्या बुराई है? मैंने तुम सबको इस्तेमाल किया ताकि इस आदमी को ख़त्म करके पूरी दुनिया पर छाऊं, मेरा नाम हो, लोग मुझे पर पूछे, हर तरफ पर चर्चे हो, मेरे पास दुनिया की जहाँ की दौलत शोहरत सब कुछ हो। इसमें बुराई क्या है? एक इंसान को ख़त्म करने से इतना मिल रहा है तो क्या चाहिए ज़िंदगी से? वो मज़े से बोली, इसमें कुछ बुराई नहीं है, असल बुराई ही तो है।
تم جیسے लोग होने से बेहतर है अच्छे लोग दुनिया में ही ना रहें। मुमानी के नाम पर धब्बा हो तुम। अस्परा शोला बरसाती नजरों से उसे देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी मुमानी नहीं हूँ। मुंह बोली, बहन है तुम्हारी माँ, मेरी शौहर की। वो सिलकते लहजे में बोली, जहन्नुम में सड़ो तुम। अस्परा दांत पीसते हुए बोली, कोई बात नहीं, दुनिया में तो जन्नत हासिल कर लूंगी ना। उसे आंख मारते हुए बोली, जिस पर अस्परा का खून खौल कर रह गया। अरम चलो, हमें जाना है। वो पलट कर उसका हाथ थामते हुए बोली, ओह, तुम्हें सच में लगता है तुम ये जगह छोड़कर जा सकती हो? वह हंसते हुए पूछने लगी, तुम्हारी एक टीम जो घर के बाहर थी वो हम लोग पकड़ चुके हैं, जो दूसरी टीम थी उसे भी मेरी दूसरी टीम ने पकड़ लिया। आलिया की बात पर अस्परा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर जैन और अली की जानिब। इससे पहले कोई कुछ बोलता दरवाजा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और सबकी नज़र विक्टर और रैकेट की जानिब उठी। ओह वाह, जबीर एक्साइटेड होते हुए बोला। सुनसान जो अपने आदमी की जानिब देख रहा था, इसे समझने का मौका भी ना मिला और वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो गई। विंडो टूटने की वजह से कांच यहाँ वहाँ गिरने लगे। अरम ने अस्परा को जल्दी से अपनी बाहों में छुपाकर दीवार के साथ लगाया। पुलिस और अरम के आदमी एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे, जबकि अरम अस्परा को खुद से लगाए बाहर की जानिब बढ़ने लगा ताकि इसे महफूज जगह पहुंचा सके। यहाँ आओ टेसोरो, वैसे सीने में छुपाए पिछले डोर से घर से निकलकर गाड़ी की जानिब बढ़ गए। इस दौरान जब भी कोई संसान का आदमी रास्ते में आता, अरम अपनी पिस्टल से गोलियां इन पर चलाता गाड़ी तक पहुंच जाता। सुनो अस्परा, यहाँ से निकलो, हमारी फ़्लाइट बिल्कुल रेडी है। ये फ़ोन है, इससे ये रोमेरो से रब्ता करो और इसे हमारी सिचुएशन कब बता देना। वो जानता है तुम्हारे पेरेंट्स इस वक्त कहाँ मौजूद है, वो तुम्हें इनके पास छोड़ देगा। वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वो चाकू की मदद से रैंडम गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला और साथ इसका इंजन भी स्टार्ट कर दिया और अस्परा को बैठने का इशारा किया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो इसकी शर्ट अपने हाथ में लेते दबोचते बोली, उप्स अरहम प्लीज़ मेरी जान, मेरे साथ चलो। वो उसका बाजू पकड़ते हुए गिड़गिड़ाई, तुम नहीं जानती मैं कितनी शिद्दत से तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे आदमियों को मेरी ज़रूरत है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। अरम प्लीज़। अस्परा नहीं। वो उसे सीट पर धकेलते हुए बोला, अरम वादा करो, प्लीज़ वादा करो, तुम वापस आओगे, मेरे पास आओगे। वो उसके सामने हाथ अपनी हथेली फैलाते हुए बोली, आई प्रॉमिस। वो उसके हाथ पर हाथ रखता हुआ बोला। इससे पहले वो बाहर अपना सर निकालता, अस्परा ने शर्ट से पकड़ कर उसे अपनी जानिब खींचा और अपने लब इसके लबों पर रख दिए, जबकि इसकी आंखें भीगने लगी। दूसरी जानिब वो उसका लम्स हफस करने लगा। मैं इंतज़ार करूँगी, वो उससे दूर होकर बोली। ओह वाह, क्या मोहब्बत भरा नज़ारा चल रहा है। आलिया ने पिस्तौल का निशाना अरम की जानिब रख कर लुत्फ से कहा, तो अरम ने पलट कर उसकी जानिब देखा और अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए। एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, इसने वॉर्न किया और फिर उसकी आंखें कार में मौजूद अस्परा पे पड़ी, जबकि अरहम उसके पीछे आते जबीर की जानिब देखने लगा। मेरे आदमी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर देंगे अगर तुमने मुझ पर ट्रिगर दबा दिया तो। अरहम ने सुकून से कहा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अस्परा ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा, अस्परा गाड़ी में बैठो, अरहम ने कहा, मगर वो वहाँ ही खड़ी रही। तभी ज़बीर आलिया की जानिब बढ़ता इस पर पिस्तौल का निशाना बांध गया, जिसकी वजह से अस्परा का पूरा वजूद लर्जा तो आलिया फौरी चौकन्ना हो गई। ज़बीर ने टिकर दबा दिया तो आलिया अपना सर झुकाकर दूसरी जानिब भाग गई, जिस वजह से निशाना खिड़की पर लगा। इससे पहले कि ज़बीर वापस से आलिया पर निशाना बांधता, आलिया ने जल्दी से अरहम पर गोली चला दी। इससे उसके रिएक्ट करने से पहले अस्परा फिरती से उसके सामने आई और गोली इसे लग गई। नहीं, वो कहना चाहता था मगर देर हो चुकी थी। अस्परा के ज़मीन पर गिरने से पहले वो इसे अपने बाजू में ले चुका। ओह गॉड अस्परा, तुम मेरे सामने क्यों आई? ये तुमने क्या किया? वो बेकरारी से उसके सीने पर हाथ रखता हुआ बोला, जहाँ गोली लगी थी और खून निकल निकल कर इसकी वाइट शर्ट को भिगो रही थी। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। वो बाकायदा रोते हुए बोला, अरहम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। वो भीगे लहजे में उसे सीने से लगाकर उठने की कोशिश करने लगा, मगर अस्परा के खींचने पर उसकी कोशिश नाकाम हो गई। मेरी बात सुनो। वो अपने लब हाथों से उसके चेहरे का प्याला बनाते हुए बोली, ज़बीर ज़बीर, जैन को बुलाओ इसी वक्त। वो पागल होता ज़बीर को पुकारने लगा, जो आलिया को थप्पड़ मारने में मसरूफ़ था। इसने जैसे ही सुना वो जल्दी से इसे छोड़कर अंदर की जानिब भागा। अरहम, वो गुस्से से चिल्लाई। अरहम ने उसे ऊपर उठाने की वापस से कोशिश की, मगर वो इसे दर्द से कराहने लगी। प्लीज़ यहाँ ही बैठे रहो, जब तक तुम मूव करते हो दर्द होता है। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो शिद्दत से रोते हुए बोला। जैसे जैसे उसका रंग जर्द हो रहा था, उसका दिल फटते जा रहा था।
तुम ठीक हो जाओगी, जैन बस आता ही होगा। वो सिसकते हुए बोला। अरम मेरी बात, जब मैंने तुम्हें बोला था गाड़ी में जाओ, क्यों नहीं गई, क्यों नहीं मानी बात? वो इसके सर पर अपना सर रखते हुए बेबसी से आंसू बहाकर पूछने लगा। मेरी बात सुनो अरम। वो उसके लबों पर उंगली रखते हुए बोली। तुम बहुत बुरे हो, जानता हूँ। वो उसकी उंगली के नीचे हल्के हल्के लब हिलाकर बोला, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं चाहने लगी हूँ तुम्हें। आई लव यू सो मच अरहम। वो तकलीफ से भरी आवाज़ में नम आंखों से बोलने लगी। साथ इसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जबकि वो शौक की हालत में उसे देखने लगा, क्योंकि इसे नहीं उम्मीद थी कि कभी वो भी इसे चाहेगी। कुछ कहो अरम, वो मुश्किल से बोलने लगी। अस्परा नहीं, तुम बात मत करो, कुछ देर अपने पास सीने से लगाकर मेरी आंखों में देखो बस। इसका सांस उखड़ने लगा। ये मत करो मेरे साथ अस्परा, प्लीज़ मत करो, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, प्लीज़ रहम करो, प्लीज़। उसका मुंह दीवाना वार चूमते हुए शिद्दत से रो दिया। तभी अस्परा का हाथ इसके हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिर गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह उसे नब्ज़ टटोलने लगा। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती, अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो अस्परा। वो चीखते हुए उसका वजूद झंझोड़ कर बोला, मगर इसका वजूद साकिन रहा। जैन जैन कुछ करो प्लीज़। जब जैन ने करीब आकर अस्परा को अपनी तरफ किया तो वो चिल्लाते हुए बोला, जबकि उसके आंसू एक गाल भिगोने लगे। मुझे कोई पिल्स महसूस ही नहीं हो रही, वो ना ही सांसें। तुम सर्जन हो ना, तुम कुछ करो प्लीज़, कुछ करो। वो उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाने लगा। जैन गोली वाली जगह पर देखने लगा जो दिल के बिल्कुल नीचे लगी थी। कौन सी बुलेट लगी है? गन पकड़ाओ। जैन ने उसकी नब्ज टटोलते हुए जल्दी से कहा, ये वाली। जबीर ने गन उसकी जानिब बढ़ाई। नहीं नहीं, ओ खुदा प्लीज़ नहीं। अरम ने जब गोली देखी तो वो घुटनों के बल बैठकर बच्चों की तरह रोते चिल्लाने लगा, इट्स अ हॉलो पॉइंट बुलेट। जबीर आंखों में नमी लिए हुए बोला, आई एम सॉरी अरम। जबीर ने उसके बराबर बैठकर तकलीफ से कहा, वो नहीं मर सकती, प्लीज़ खुदा, अभी तो जीना सीखने लगा था, ये कैसे मर सकती है, कैसे? ओ गॉड, कैसे? वो आसमान की जानिब देखते हुए चिल्लाने लगा, अस्परा नहीं मर सकती, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक अरम जिंदा है। जबीर ने कहकर जैन को पीछे धकेला और इसे अरम की गोद से उठाकर अपनी तरफ किया। तुम क्या कर रहे हो? अरम ने अपने हाथ की पुछ से आंसू साफ करते हुए कहा, जो रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन इसे जवाब देने की बजाय अपने चाकू से इसकी शर्ट का थोड़ा सा हिस्सा कटा ताकि गोली को अच्छे से देख सके। जबीर, वो मर चुकी है। जैन ने नम आंखों से कपकपाती आवाज़ में कहा, नहीं वो नहीं मरी है, देख नहीं रहे हो, गोली इसके दिल में नहीं लगी है। जबीर के बोलने पर अरम अस्परा के सीने पर बने सुराग को देखने लगा। ये वही जगह है जहां अरम को गोली लगी थी। वो मजीद बताने लगा। जबीर बोलकर एहतियात से गोली निकालने लगा। अगर ये गोली अंदर टुकड़ों में तकसीम हो जाए तो इंसान का बचना नामुमकिन है। अरम भीगी आंखों से जबीर की तरफ देखने लगा, जो बहुत हुनरमंदी से गोली निकालने में मसरूफ था, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट था। ये टुकड़ों में तकसीम नहीं हुई। अरम धीरे से बोला, डैम इट, पीछे हटो। जैन जबीर को जोर से पीछे हटाकर अस्परा के मुंह पर झुककर इसे कंपरसेशन देने लगा। कम ऑन गर्ल। जैन मुसलसल इसे हार्ट को पंप करते हुए बोला, यह मुमकिन हो सकता है, इसका दिल शॉक और अचानक से इतना खून बहने की वजह से स्टॉप हो गया है, हमें कोशिश करनी चाहिए। जैन के बोलने पर अरहम अस्परा के मुंह पर झुककर उसके अंदर हुआ ट्रांसफर करने लगा, जबकि जैन का दिल पंप करने लगा। टेसरो, कम ऑन प्लीज़, कम ऑन बैक टू मी। अली और बाकी सब लोग भी वहां आकर खड़े हो गए। इसका जिस्म अभी भी गर्म है, अली ने इसके पैर को पकड़कर बताया। इसकी नब्ज चेक करो। जैन ने अरहम को बोला तो वो कपकपाते हाथों से उसकी नब्ज टटोलने लगी। कम ऑन अस्परा। अली ने अस्परा का पाँव पकड़कर उसे रगड़ते हुए नम लहजे में बोला, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है, बस पहुंचने वाली होगी। तीमिया ने ज़मीन पर अस्परा के बराबर बैठकर तकलीफ से कहा, अस्परा प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ टेसोरो, वेक अप माई फेस्टी वुमेन, आई कैन लिव विदाउट यू। वो रोते हुए जोर से बोलने लगा, जैन तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, मैं इसे हर खतरे से दूर रखना चाहता था। ओह खुदाया, प्लीज़ रहम करो। इसका वजूद ठंडा पड़ने लगा। अली ने बौखलाते हुए बेबसी से रोककर कहा, क्या नहीं, प्लीज़ इसके पाँव रगड़ो, ठंडा नहीं पड़ना चाहिए इसका वजूद। एक पाँव अली की जबकि दूसरा अहमद ने नीचे बैठकर रगड़ने लगा, जबकि तीमिया इसके हाथ को रगड़ने लगी। जैन बगैर खून निकालने की परवाह किए जोर जोर से इसका हार्ट बीट पंप करने लगा। अरम इसके चेहरे का पीलापन बनाकर ओफो आरम इसके चेहरे का प्याला बनाकर उसके मजीद करीब हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकलकर अस्परा की गाल पर गिरने लगे। प्लीज प्लीज वेक अप, आई नीड यू। वो शिद्दत से रोते हुए बोलेगा, कम ऑन अस्परा, कम ऑन।
तुम ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज़ रिएक्ट करो। जैन ने इंतहाई ज़ोर से इसके हार्ट को पंप करते हुए चिल्ला कर कहा, कम बैक टू एंजल। अरहम बाकायदा गिड़गिड़ाया तो अस्परा की आंखें झटके से खुल गई। तभी उसका मुंह खुला और लंबे लंबे सांस लेने लगी। ओ खुदा! अरहम ने अस्परा को अपने सीने से लगाया जबकि वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है, वो उसका माथा चूमते हुए इंतहाई तकलीफ से बोला। अरहम, मेरा सीना बहुत दर्द, सब ठीक हो जाएगा। अभी वो बोल ही रहा था कि एम्बुलेंस के सायरन ने इन सब की तवज्जो खींची और वो जल्दी से इसे बाहों में उठाकर एम्बुलेंस में दाखिल हो गया जहाँ सब अरेंज हुआ था। मेरी जान, मेरी बात सुनो प्लीज़, तुमने आंखें बंद नहीं करनी है, प्लीज़ इन्हें खुली रखो। नर्स के पीछे हटने पर अरहम ने उसकी तरफ देखते डरते हुए कहा, क्योंकि हो सकता है इस दफ़ा वो आंखें बंद कर जाए और फिर वो इसे वापस कभी ना देख पाए। ये ठीक हो जाएगी ना? अरहम ने नर्स से घबराते हुए पूछा। साथ अस्परा का चेहरा देखने लगा जिसके ऊपर मास्क लगा हुआ था। हाँ, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो चुका है, नर्स ने कहकर वापस से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो अरहम जल्दी से बाकी नर्सों की मदद से अस्परा को इमरजेंसी रूम में ले गया, जिसके बाहर अली, अहमद, जबीर और जैन पहले से ही खड़े थे। मैंने अरसद को कॉल कर दी है, वो सुबह तक यहाँ मौजूद होगा। फिलहाल मैंने यहाँ सबसे बेस्ट डॉक्टर का अरेंज कर दिया है। जैन ने अरहम के बाहर आने पर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और तसल्ली दी। जब वो लोग ऑपरेशन रूम में दाखिल हुए तो अरहम को कमरे से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। मुझे भी अंदर रहना है, दरवाज़ा बंद होता देख जैन से जल्दी से बोला। नहीं सर, आप नहीं आ सकते, नर्स परेशानी से बोली। मैं भी सर्जन हूँ, वो बोलकर अंदर दाखिल हो गया और फौरी दरवाज़ा बंद हो गया। मैं तुम्हें नहीं खो सकता अस्परा, जैसे मैंने अपनी माँ को खोया था। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा के रोते हुए बोला। तभी ज़बीर ने आगे बढ़कर इसे अपने सीने से लगाया। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी बड़ी। ज़बीर के भीगे लहजे में बोलने पर वो इसके गले लगकर शिद्दत से रो दिया। आई थॉट इस लॉस्ट हर। वो इसके कंधे पर सर रखकर बच्चों की तरह सिसकते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो वापस आएगी हम सब के लिए। इसने एक नया रुख दिया है ज़िंदगी का, इसे लौटना ही होगा। अली ने नम आंखों से अरम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो मजबूत लड़की है अरम, वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो मौत को हरा कर तुम्हारे पास आएगी। अहमद ने भीगी आंखों से उसे देखते हुए कहा और फिर उसके बाल बिगाड़ दिए। मुझे आलिया जिंदा चाहिए। वो ज़बीर से दूर होकर सिलकते लहजे में बोला। ओके, हो जाएगा। ज़बीर ने उसे यकीन दिलाया। और संसान भी। कल जब इनके और हमारे आदमी आमने सामने थे, इस दौरान इसकी डेथ हो गई। अहमद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे आदमी कैसे हैं? वो सब ठीक है? कुछ जख्मी और कुछ की मौत हो गई। यहाँ पर और इटली में सबको अच्छे से संभाला जा चुका है। मैंने तीमिया को फ्लाइट रेडी करने के लिए भेजा है। रिकर्ड आलिया की तलाश में निकला हुआ है और विक्टर अस्परा के घर गया है ताकि वहाँ के हालात देख सके। अली ने सिचुएशन की तफसील इसे बताई तो वो अपने बालों में हाथ फेरने लगा। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है अब। ज़बीर ने उसके परेशान चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हमें यहाँ से निकलकर अपने मुल्क में लौटने की ज़रूरत है। हम सुबह निकल जाएंगे। अरम के बोलने पर ज़बीर ने जवाब दिया तो वो वहीं पास पड़ी कुर्सी पर अपना सर हाथों में थाम कर बैठ गया और उसका जहन ऑपरेशन थिएटर में मौजूद वजूद की जानिब चला गया। इसके साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो सोचकर अस्परा को अपने साथ लाया था। इसे लगा था ये कुछ दिनों की तलब है और फिर वो वापस इसे भेज देगा, मगर इसके साथ रहकर सारी चीज़ें इसके हाथों से निकलती चली गई। मैं क्यों नहीं समझ पाया, वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है, दीवानों की तरह मुझे चाहने लगी है। ओह गॉड, मैं तो समझता था इसे सिर्फ मेरी तरफ अट्रैक्शन है, जैसे किसी अच्छी लड़की को बुरे लड़के की तरफ होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर इसने सब गलत साबित कर दिया। वो अपने आप मुझे सौंप चुकी है, अपना दिल, दिमाग, रूह, सब कुछ। वाकई में औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। मैं तो ये जानता था मुझे इसका जुनून है, मगर ये नहीं जानता था वो इश्क भी है मेरा। अगर मुझे पता होता तो मैं फ्यूचर में तुमसे इश्क कर बैठूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी उठाकर अपनी दुनिया में नहीं लाता। वो अपनी आंखों में आंसू साफ करता हुआ खुद से बड़बड़ाने लगा। मैं जानता हूँ ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी अस्परा, लेकिन मैं बेबस हूँ क्योंकि अब मुझे जुनून है तेरे इश्क का, इसलिए तो मैं खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं आम इंसान नहीं हूँ। इश्क में कुर्बानी देकर उसे खुद से दूर कर दे। तुम्हें अब मेरे साथ ही जीना होगा। बॉस, सिचुएशन पहले से भी बुरी हो गई है। मजीद पुलिस वहां पहुंच गई है और मैम के घर को घेरे में लिया हुआ है। विक्टर ने इसके चेहरे करीब आकर कहा, जो ख्यालों की दुनिया में मदहोश था। वो औरत वहां से भाग गई है, रेक्टर ने कहा तो अरम ने लंबा सांस खींचा। और हमारे आदमी कहाँ है? इन्हें ज़बीर ने वापस भेज दिया है, अहमद और अली के साथ, विक्टर ने जवाब दिया। ओके, तुम लोग जा सकते हो। इसके हुक्मिया लहजे पर कहने पर वो दोनों ही वहां से निकल गए, जबकि वो
ऑपरेशन रूम के बाहर जलती रेड लाइट को देखने लगा। तुम्हें लौटना होगा मेरे पास, एक तुम्हारे अलावा कुछ नहीं मेरे पास। वो तकलीफ से आंखें बंद कर गया, जबकि आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके गाल भिगोने लगे। पता नहीं कितना वक्त इसे वहां बैठकर रोते हुए गुजर गया। तभी इसके कंधों पर किसी का हाथ का दबाव महसूस हुआ। इसने सुर्ख होती आंखों से सामने देखा तो एक बूढ़ा आदमी इसके बराबर बैठा हुआ था। क्या हुआ बच्चे, इतनी अजियत में क्यों हो? उन्होंने नरमी से पूछा। वो, मेरी बीवी का ऑपरेशन चल रहा है, अरम ने रेड लाइट की तरफ इशारा करते हुए लजरते लबों के साथ कहा। तो बेटा, वह ठीक हो जाएगी, इस रब से मांग कर जिसके हाथों में हमारी जान है। उठकर नमाज पढ़ लो, सुकून मिलेगा। अरम ने पथराई आंखों से इस बूढ़े शख्स की जानिब देखा, क्योंकि इसे तो याद भी नहीं आया आखिरी बार इसने नमाज कब पढ़ी थी। नमाज? वह कपकपाते लबों से पूछने लगा। हाँ नमाज, इस रब को पुकार और आखिर में दुआ की शक्ल में इससे अपनी दिल की सारी बात कह डाल। वो मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले। आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं गंदगी से भरा हुआ इंसान हूँ, गुनाहों से लपेटा हुआ मेरा वजूद है। मैं सर तपाव गुनाह हूँ। वो कैसे सुनेगा भला मेरी बात? इसके पास तो नेक लोग जाते हैं ना। नमाज का ख्याल उसके दिल को हिला कर रख गया था। इसके लिए इसके अल्फाज बाकायदा लड़खड़ाने लगे। बेटा, वो रब है, इसकी मोहब्बत अपने बनाए हुए इंसानों से बेलौस है। बेशक तुम्हें अपना वजूद गुनाहों में नहाया हुआ में लगेगा, लेकिन तौबा के दो दरवाजे खुले हैं ना, तौबा कर लो और माफ़ कर देगा। उन्होंने प्यार से कहा। लेकिन आप नहीं समझ सकते, मैं एक कातिल हूँ। मैं नहीं जानता मैंने कितने लोगों की जानें ली हैं। वो कैसे मान सकता है मेरी? वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर बाकायदा सिसकने लगा। एक वाक्य सुनाता हूँ, सुनो। वो उसके वो उसके हाथ पकड़ते हुए बोले तो वो भीगी आंसू आंखों से उन्हें देखने लगा। एक आदमी ने 99 कत्ल किए अपने बनी इसराइल में। फिर इसने एक इबादत गुजार से पूछा, 99 कत्ल हो चुके हैं, क्या तौबा होगी? उस शख्स ने कहा, नहीं होगी। इसने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर इसने एक आलिम से पूछा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या तौबा होगी? इस आलिम ने कहा, ज़रूर होगी बेटा, क्यों नहीं होगी, बस तौबा सच्चे दिल से होनी चाहिए। ये शहर गुनाहों के लोगों का है, इसको छोड़ दे। जाओ उस शहर में चले जाओ, वो नेक लोगों का है, वहाँ आबाद हो जा, माफ़ी मिल जाएगी। इसके कहने पर वो शख्स वहाँ बोला, मुझे बस माफ़ी मिल जाए, मैं कहीं भी चला जाऊँगा। इसने बोरिया बिस्तरा बांधा और इस शहर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में इसे मौत आ गई। जब मौत ने इसे झटका दिया तो उसने आगे की जानिब छलांग लगाई तो वो ज़मीन पर यूं गिरा। इसका चेहरा नेक लोगों की शहर की जानिब था, जबकि टांगे गुनहगार शहर की तरफ। अल्लाह ताला ने ये किस्सा हम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 फरिश्तों को भेजा, जन्नत और दोज़ख के फरिश्तों को। उन्होंने कहकर अरम की जानिब देखा, जो बगैर पलके झपके इनकी जानिब देख रहा था। फिर क्या हुआ? वो बेताबी से पूछने लगा। दोज़ख का फरिश्ता कहने लगा, यह हमारा मुजरिम है, इसे हम लेकर जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा, यह हमारा मेहमान है, इसे हम लेकर जाएंगे। जहन्नुम का फरिश्ता, इसने तौबा नहीं की, हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता, तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है, हम इसे ले जाएंगे। जहन्नुम का फरिश्ता, ये अभी इस बस्ती तक पहुंचा नहीं है, ये हमारा मुजरिम है, हम साथ लेकर जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता, पहुंचना ज़रूरी नहीं, नीयत ज़रूरी है। तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा और इसे कहा, जाओ भाई, इनमें जाकर फैसला कराओ। इन्हें बोलो अगर वो जहन्नुम वाले शहर के करीब है तो वो लोग ले जाए, और अगर जन्नत वाले शहर के करीब है तो वो लोग अपने साथ ले जाए, इसलिए फासले को मापा जाए। वो बूढ़े आदमी मुस्कुराते हुए बोले। वो शख्स बुरे लोगों के शहर के बिल्कुल करीब था, जबकि नेक लोगों से बहुत दूर था। जब रास्ते की पैमाइश होने लगी तो इसने रब नेक लोगों वाली ज़मीन को हुक्म दिया, सुकड़ जा, और बुरे लोगों वाली सुकड़ को बोला, फैल जा। और हम अपना रोना भूलकर तहज्जुद से उन्हें देखने लगा। जब पैमाइश हुई तो वो बुरे लोगों से दूर और नेक लोगों के करीब हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया, ये हमारा मेहमान है, चलो इसे जन्नत में ले जाओ। वो बूढ़ा शख्स हंसते हुए बोला तो अरहम के आंसू वापस से आंखों से निकलना शुरू हो गए। बेटा, तौबा से ना घबराओ, वो पाक ज़ात कहती है, पूरी धरती से गुनाह से भर दो और गुनाह आसमान तक ले जा, लेकिन सच्चे दिल से रोकर गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांग लो, माफ़ कर देगा, क्योंकि वो इंसान 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत देखी है ना, उसकी मोहब्बत तो फिर 70 दर्जे बढ़कर है। सोचो मोहब्बत का क्या आलम होगा। इसलिए तौबा करो बेटा,
इस रब की जानिब रजू करो, दिली सुकून मिल जाएगा, तुम बेहतर महसूस करोगे। वो उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले तो बच्चों की तरह रोते उनके सीने से लग गया। लेकिन मुझे तो नमाज नहीं पढ़नी आती, वो अजकों के दरमियान रोता हुआ बोला। वो बगैर कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम की जानिब ले गए। आओ मैं वजू कराता हूँ, तुम मेरे पीछे खड़े रहो, ठीक है। वो कपकपाते हाथों के साथ अपनी शर्ट के बाजू कोहनी तक फोल्ड करने लगा, क्योंकि वो सच में भूल चुका था नमाज पढ़ना। वजू करने के बाद वो इसे लेकर हॉस्पिटल नुमा वाले कमरे में ले आए। वहां खड़े होकर अरम का वजूद लजरने लगा। इससे सारी नमाज उनकी अमामत में पड़ी, सिसकते दिल पर पड़ी। दिल फटे जा रहा था। नमाज पढ़ने के बाद जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाया तो इसे कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोले, बल्कि बस वो रोता रहा, क्योंकि अल्फाज मुझसे निकलने से इनकारी थे, मगर दिल से बोझ हटता जा रहा था। बूढ़े आदमी को पता नहीं इस पर प्यार आया है तरस, वो आगे बढ़कर इसे बाहों में समेट गया। कभी कभी दुआ के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, वो दिलों के भेदों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, वो समझ जाएगा। उन्होंने अपने बूढ़े हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, शुक्रिया, मुझे कोई ऐसा इंसान पहले नहीं मिला जिसने मुझे ऐसे समझाया हो। वो इनके हाथों को चूमते हुए बोला, जबकि उसके वजूद में कपकपाहट और बूढ़े आदमी अभी तक महसूस कर सकता था। अब मुझे चलना है और तुम्हें तौबा करते रहना है, ओके। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, प्लीज़ मत जाइए। वो बेबसी से बोला, सब ठीक हो जाएगा। वो इतना बोलकर चले गए, जबकि वो नम आंखों से इन्हें जाता देखता रह गया। वो चलता हुआ ऑपरेशन थिएटर की जानिब आ गया। प्लीज़ अस्परा, वापस आ जाओ, मुझे तुम समेटो, आकर देखो बिखर रहा हूँ मैं। अभी वो बोला ही था कि रूम की लाइट ग्रीन जल गई और दरवाज़ा खुल गया। वो ठीक है। जैन ने अरहम को जब इस कदर टूटा हुआ देखा तो इसके गले लगकर परेशानी से बोला, क्योंकि इतनी तकलीफ में जैन ने इसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे मिलना है इससे। जैन के अल्फाज पर इसके दिल में सुकून की लहर दौड़ी और वो अंदर की जानिब बढ़ने लगा। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। जैन ने उसका हाथ पकड़कर संजीदगी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं क्यों नहीं जा सकता। वो तकरीबन तड़पते हुए पूछने लगा। वो इस वक्त आईसीयू में है, इसकी हालत अभी भी नासाज है, कल सुबह इसे होश आएगा। वो तफसील से बोला, मैं सिर्फ इसे देखना चाहता हूँ जैन, प्लीज़। वो बेताबी से बोलने लगा। अरहम, कैसी है वो? जबीर की आवाज़ गूंजी। जैन ने उसे पलट कर जवाब दिया, ठीक। तो फिर हमें किस चीज़ का इंतज़ार है? इसे साथ लो, हमें इटली के लिए निकलना है। जबीर ने मशवरा दिया, क्योंकि यहाँ मज़ीद रुकना इन सब के लिए खतरा था। क्यों, अभी इसे आराम की ज़रूरत है, वो कहीं नहीं जाएगी। जैन ने उसे घूरते हुए कहा, पुलिस हमारे पीछे है, ये जगह महफूज नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मीडिया पर खबरें शाये हैं हर तरफ, अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो मसला हो सकता है। हमें जाना चाहिए। जबीर के अल्फाज पर अरम तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर गया। वो सही बोल रहा है, हमें निकलना चाहिए। अरम ने अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा, फाइन, मैं कुछ चीज़ें रेडी कर लूँ जिनकी हमें रास्ते में अस्परा के लिए ज़रूरत होगी। वो नाखुश होते हुए कहकर अंदर की जानिब बढ़ गया। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम इसे उठा कर ले आओ। जबीर बोलकर हॉस्पिटल के बाहर निकल गया। जब वो कमरे का हैंडल घुमाते हुए अंदर दाखिल हुआ तो इसके हाथ कपकपाने लगे। इसके बिल्कुल सामने अस्परा का वजूद बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इसने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया, जो कि गर्म था। वो आगे की जानिब उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे पर लब रख कर वहाँ अपना लम्स छोड़ने लगा। साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकलकर अस्परा के चेहरे पर गिरने लगे। मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। वो तकलीफ से इसके कान में सरगोशी नुमा कहता उसके कान को चूम गया। तभी नर्स दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो इसने अस्परा के सर के नीचे से हाथ गुजार कर उसे अपनी बाहों में उठाया तो नर्स ने आगे बढ़कर इसके बाजू से एहतियात से उसके सीने पर रखने में मदद की और इसे अपने सीने से लगाए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। जबकि जबीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो अरहम ने एहतियात से इसे उससे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। साथ ही वो खुद भी अंदर दाखिल हुआ। उसका हाथ अपने हाथों में थाम गया। जैसे ही जैन आगे गाड़ी में बैठा, जबीर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अरहम, अहमद और अली से पूछो कैसी सिचुएशन है। जैन ने कहा तो वो अपना सेल जेब से ढूंढने लगा। ओ गॉड, मेरा ख्याल है मैंने अपना सेल फ़ोन अस्परा को पकड़ाया था, वो शायद वहीं छूट गया है। जब इसे मोबाइल नहीं मिला तो परेशानी से बोला, क्योंकि इसके सेल में काफ़ी ज़्यादा डेटा मौजूद था। इसी वजह से वो अपना मोबाइल किसी को भी नहीं देता था। अरहम, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यकीनन मोबाइल गाड़ी में यहाँ वहाँ आसपास गिर गया होगा। जबीर स्ट्रिंग पर हाथ मारते हुए बोला, दे मस्ट हैव वो कन्फ्यूज। जैन ने पलट कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई डोंट केयर। वो लापरवाही से कहता वो वापस से अस्परा की चेहरा देखने लगा। वेल देन यू शोल्ड।
ज़बीर गुस्से से बड़बड़ाया, मगर वो इग्नोर करता अस्परा के बालों के साथ खेलने लगा। शायद वो उठ जाए, वो साथ ही नरमी से उसके गाल चूमने लगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मेरे साथ रहना बहुत खतरनाक है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तुम खाली इश्क ही नहीं हो, मेरा जुनून भी हो, ज़रूरत हो, जीने की वजह हो। उसके चेहरे को अपने हाथों से छूता हुआ दिल ही दिल में सोचने लगा, वो अभी नहीं उठेगी। जैन ने आराम की जानिब देखते हुए कहा, जो उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था, शायद वो आंखें खोल दें। क्या इसका नुकसान हो सकता है? क्या ऑपरेशन के फौरी बाद हम इसे साथ ले आए? हो सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी थी, राइट? और ऑपरेशन कामयाब हुआ था। मैंने अरसल को बोला है सब तैयार रखे, वहाँ पहुँचकर कुछ दिन अंडर ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। मेरी जुबान पर वो ओके। वो नरमी से बोला, जख्म की क्या नौयत है, मतलब कैसी हालत है? ज़बीर पूछने लगा। गोली टुकड़ों में तकसीम नहीं हुई थी, ये सबसे बड़ा फ़ायदा था, और ना ही ये दिल के ज़्यादा करीब लगी थी। इसका खून काफ़ी बह चुका था, लेकिन वो ब्लड की बॉटल्स, हाँ ओके, बॉटल्स लगने से रिकवर हुआ काफ़ी हद तक। अल्फाज इसमें बहुत ज़्यादा ये है, मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती है और फिर मैं अटकती जाती हूँ, ऐसा होता है। एपिड्रम्स बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अंदरूनी ज़्यादा चोट नहीं आई, या इट्स वॉज नॉट मैच ऑफ अ डैमेज, इसने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा। जब वो लोग स्टॉप पर पहुंचे तो विक्टर और रैकेट बाहर ही मौजूद थे। अरम ने एहतियात से अस्परा को वापस से अपनी बाहों में उठाया, और जिसमें उसकी मदद विक्टर ने की। वो इसे लेकर एक छोटे से कमरे में पहुंच गया जो तीमिया ने तैयार करवाया था। उसके लिटाते ही जैन ने अस्परा को वापस से ट्रिप्स लगाए। जब जैन अपना काम करके फारिग हुआ तो पायलट ने जहाज़ स्टार्ट किया और इसे आसमान की बुलंदियों के जानिब ले जाने लगा। अभी कैसी है? जब फ्लाइट लैंड हुई तो आरम ने बेचैनी से पूछने लगा। इसका पल्स रेट नॉर्मल है, मजीद इसे आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसे किसी भी वक्त होश आ सकता है, हो सकता है अभी आ जाए या दोपहर तक। जैन के बताने पर वो उसे उठाकर गाड़ी में लिटाकर सीधा हॉस्पिटल ले गया। मुहारसल ने सब अरेंज किया हुआ था। जब वो उसे चेक करने लगा तो आरम धड़कते दिल के साथ उसके पीछे खड़े होकर सब देखने लगा। ज़बीर इन लोगों को वहां छोड़कर शीज़ा को बचाने निकल पड़ा। आरम ने उसके साथ अली और जैन को भी भेजा, क्योंकि संसान के बाद वो आसानी से शीज़ा को बचा सकते थे, बगैर किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए। तीमिया आरम के होटल पर वापस से कब्जा करने के लिए निकल गई, जबकि रेक्टर और अहमद कसिनो की जानिब चले गए। आज बॉस बहुत खुश होगा, फाइनली इसके सर से मौत का खतरा टला, क्योंकि अब कोई पुलिस की टीम इसके पीछे नहीं है। अब बाकायदा जश्न मनाया जा रहा होगा, सब बहुत खुश होंगे। मेरे नंबर पर बेशुमार कॉल्स आ रही हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया जाए भाड़ में जाए। अस्परा बस तुम अपनी आंखें खोलो प्लीज़। वह इसका चेहरा देखता हुआ बड़बड़ाया। जैन ने अस्परा के पेरेंट्स को लास्ट नाइट उसकी हालत के बारे में इन्फॉर्म किया तो उन्होंने फौरी इटली की टिकट्स बुक करवाई, और आज वो लोग भी वहीं मौजूद थे। इनके मिलने के ख्याल से ही अरम का दिल तेज़ी से धड़का जा रहा था। तभी इसके मोबाइल पर अली की कॉल आई, जो इसने इटली आकर नया लिया था। यार शीज़ा यहाँ इटली में ही मौजूद है, इसे यहाँ की जेल में रखा गया है। हमने इसे बाहर निकालने की कोशिश की, मगर अलार्म बज गया, जिसकी वजह से पुलिस अलर्ट हो गई। तुम्हारी मदद की ज़रूरत है अरम, तुम आज जाओ। इसने जैसे ही कॉल रिसीव की, अली ने जल्दी से बोला, ओके रिलैक्स हो जाओ, मैं आ जाता हूँ, लेकिन तुम लोग किसी पर गोली नहीं चलाओगे, किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। हम सिस्टम बैक करके शीज़ा को निकाल सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा सब्र करो, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। वो कहकर जल्दी से चाबी निकाल कर हॉस्पिटल से निकल गया, जबकि दूसरी तरफ अली ने हैरत से मोबाइल की जानिब देखा और आरम को, जो कहता था जब हम बाहर निकले किसी की सांसें चलती हुई नहीं रहनी चाहिए, आज बोल रहा है किसी को मारना मत। वो सोचता हुआ अपने बालों में हाथ फेर कर ज़बीर और जैन की जानिब बढ़ गया। आरम ने वहां पहुंचकर एहतियात से जेल का सिस्टम हैक किया और शीज़ा को वहां से निकाला। अभी वो जेल से बाहर ही निकले थे, पुलिस इन पर गोलियां चलाने लगी। प्लीज़ कोई गोली नहीं चलाएगा, बस ध्यान भटाओ इनका। अली ये पकड़ चाबी, गाड़ी स्टार्ट करो। इसे जल्दी से अली को बोला, जो चाबी थाम कर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अरम तुम्हारा दिमाग सेट है? ऐसे ही हम लोग मर सकते हैं? ज़बीर दांत पीसता हुआ बोला। तभी अरम ने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए हवा में फायर किए। गाड़ी में बैठो, जल्दी करो, निकलो बस। जैन ने भी एहतियात से फायर किए ताकि सामने वालों की जान ना जाए।
इनके बैठते ही अली ने गाड़ी तेज़ी से भगा दी। इन्हें लगा पुलिस ने उनके पीछे नहीं है, मगर जल्दी पुलिस की गाड़ियों के सायरन इनके कानों से टकराने लगे। जैन ने जल्दी से अपने आदमी को कॉल की कि पुलिस का ध्यान उनकी गाड़ी से भटकाए, जबकि अली गाड़ी अपने हार्बर की जानिब लेने जाने लगा, क्योंकि वो भी तो इन्होंने वापस से हासिल करना था, फिर अभी क्यों नहीं। पुलिस के सायरन की वजह से लोग मुख्तलिफ डायरेक्शन में भागने लगे, तो अली ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी फुटपाथ पर चलानी शुरू कर दी ताकि पुलिस को मुश्किल वक्त दे सके। जैसे ही वो लोग बाहर हार्बर पर पहुंचे, अरहम ने देखा वहां पुलिस की एक टीम पहले से ही मौजूद थी और इनके पीछे उसकी शिप्स इनकी जानिब आ रही थी, जिस पर उसके आदमी मौजूद थे। वो जितना फायरिंग से बचता जा रहा था, उतनी ही उसे इस वक्त सबको बचाने के लिए उसकी ज़रूरत थी। फायर करो, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। निशाना सिर्फ उस जगह का हो जो सामने वाला बच जाए। वो सबको वॉर्न करने लगा। अरहम, तुम्हें क्या हुआ है? ये तो हमारी दुनिया ऐसी ही है। सिया, एकदम से तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? बाहर सब पुलिस को छोड़कर इसे हैरत से देखने लगे, जो सुर्ख होती आंखों से उन सबको देखने लगा। अली, गाड़ी तेज़ी से चलाओ, शिप्स की तरफ लेकर जाओ। गोलियां चलेगी तब भी हमें कुछ नहीं होगा। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है। लिखा होना चाहिए था बुलेट प्रूफ गाड़ी। ठीक है। अली ने सर हाँ में हिलाया और तेज़ी से गाड़ी शिप्स की जानिब ले जाने लगा, जिसकी वजह से पुलिस इन पर फायरिंग करने लगी। बदले में शिप्स पर मौजूद इनके आदमी वापस इन पर अटैक करने लगे, जिनका ताल्लुक साइक्लिन और अलाबियन गैंग से था। सो आपको ये नावल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरी न्यू नावल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।